हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 2017। लास्ट वीडियो में हम लोग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे थे, जहां पर हमने बोला था कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालने से रिलेटेड जो हमारा प्रोविज़न है, जितने भी प्रोविज़न है वो हमारे सेक्शन 15 में प्रेस्क्राइब हैं। फिर हमने बोला था कि वैल्यू क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन करोगे अगर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी प्राइस जो है सोल कंसीडरेशन है और जो पार्टीज़ हैं सप्लायर और रिसिप्टेंट वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ले रहे थे। जहां पर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी। सब सेक्शन 1 हमारा बता रहा था आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को लोगे, सब सेक्शन 2 बता रहा था कि क्या क्या उसमें इंक्लूड करोगे, और सब सेक्शन 3 बता रहा था कि क्या क्या उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की डिसाइड नहीं हो सकती, यानी दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे निकालोगे। जो हमारे सेक्शन 15 का सब सेक्शन 4 है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो, तो जो आप टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालोगे वो निकालोगे एज पर जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स 2017। यानी इसके इन रूल बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है डिटरमाइन की जाएगी। रूल 27 से लेके रूल 35 तक 9 रूल्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे आप सप्लाई की वैल्यू निकालोगे। पहले रूल्स के नंबर 1। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जो ये रूल 27 से 35 हैं, पहले जो इनके नंबर थे वो 1 to 9 थे, बट अब इन्हें मॉडिफाई कर दिया गया है और जो आप रूल लिखोगे वो रूल 27 से 35 लिखोगे। बाकी अगर आप इनको रूल 4 5 ये लिख देते हो तो भी गलत नहीं है, बट अब इनके रूल नंबर एक्चुअल में ये है। वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सा रूल किस बात से रिलेटेड है, यानी कब कौन सा रूल अप्लाई होगा और उस पर्टिकुलर रूल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है हमारा रूल नंबर 1, जिसे हम रूल नंबर 27 कह रहे हैं, जो आपका रिलेटेड है वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी। यानी जब पूरा कंसीडरेशन मनी में नहीं है, हमने बोला था ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा कंसीडरेशन सिर्फ प्राइस में हो। अब यहाँ पर क्या है, अगर वो पूरा प्राइस में नहीं मिलेगा तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू तो नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में जो आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे वो एज़ पर रूल 27 करोगे। जो आपका रूल 27 है उसका जो क्लोज ए है वो क्या कहता है कि आप वैल्यू को ऐसी सप्लाई जहाँ पर आप का जो कंसीडरेशन है पूरा मनी में नहीं है, आप वहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे एज पर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी उस पर्टिकुलर सप्लाई की ओपन मार्केट में जो वैल्यू चल रही होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। यानी जैसे देखो, मान लो अगर आपने किसी को वॉशिंग मशीन बेची, उस वॉशिंग मशीन के बदले में आपने एक तो उससे ओल्ड वॉशिंग मशीन ही ली है, न्यू वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, ओल्ड वॉशिंग मशीन ली है आपने, और दूसरा उससे 10,000 रुपये लिए हैं। यानी कंसीडरेशन पूरा प्राइस में नहीं है, आपने वॉशिंग मशीन भी ली है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस वॉशिंग मशीन की, इस न्यू वॉशिंग मशीन की ओपन मार्केट में वैल्यू में देखोगे। यानी कि अगर कोई पुरानी मशीन बदले में ना दे तो उसको कितने में बेची जा रही है, से उसको 14,000 में बेची जा रही है, तो आप जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लोगे वो 14,000 लोगे। यानी नॉर्मली वो मशीन जितने रुपए में मार्केट में बिक रही है वो आपकी हो जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। फिर जो हमारा रूल 27 का क्लोज बी है वो क्या बोलता है कि अगर आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एज पर ओपन मार्केट वैल्यू, यानी अगर आपकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तब आप कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या कहता है हमारा एक्ट कि आप क्या करोगे,
जितना कंसीडरेशन आपने पे किया है इन मनी, कंसीडरेशन इन मनी प्लस मोनेटरी वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नॉट इन मनी। यानी क्या करो, जो आपने पैसे में पे किया है उसको ले लो, जैसे हमारे इस एग्जांपल में 10,000, और जो आपने पैसे में पे नहीं किया यानी पुरानी वॉशिंग मशीन, उसकी वैल्यू मान लो अगर वैसे मार्केट में जो पुरानी मशीन है वो 3,000 की बिकती, तो आप क्या करो, जो उसकी मोनेटरी वैल्यू है, जो कंसीडरेशन मनी में नहीं है उसकी मोनेटरी वैल्यू ले लो, और जो मनी में है उसकी ले लो, जो दोनों का टोटल आएगा उसी को आप मान लोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यानी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वो आपकी बन जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो कंसीडरेशन इन मनी है प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नॉट इन मनी है, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब अगर क्या है, फिर हमारा इसका क्लोज सी बोलता है कि अगर जो वैल्यू है ना ही क्लोज ए के अकॉर्डिंग डिसाइड हो पाती है ना ही क्लोज बी के अकॉर्डिंग, यानी दोनों ही अप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो आप ऐसे में वैल्यू कैसे निकालोगे, आप वैल्यू निकालोगे एज पर लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यानी आपके पास ना ही तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू है ना ही कंसिडरेशन इन मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नोट इन मनी है, तो आप क्या करो, आपकी सप्लाई से मिलती जुलती सप्लाई की जो मार्केट में वैल्यू है उसी को ले लोगे एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लो आपने क्या किया है, कोई रेफ्रिजरेटर बनाया है और आपका रेफ्रिजरेटर जो है जिस टाइप का आपने बनाया है वो मार्केट में बिल्कुल न्यू है आपकी कंपनी के लिए, यानी उससे पहले आप उसको नहीं बेच रहे थे, तो ऐसे में आप क्या करोगे, वहाँ पर आप वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, दूसरी कंपनी है जो इससे मिलता जुलता रेफ्रिजरेटर बेच रही है, तो जितने में वो बेच रही होगी वही वैल्यू क्या ले लोगे, आप अपने लिए भी कंसीडर कर लोगे। यानी आपने सिर्फ प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है, अभी आपने क्या किया है, मनी में कंसीडरेशन पूरा नहीं लिया है, साथ में कुछ और भी लिया है, आप ऐसे वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, मिलते जुलते प्रोडक्ट की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसी को ले लोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। फिर हमारा क्लोज डी बोलता है कि अगर आप ना क्लोज ए के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन कर पाते हो, ना क्लोज बी के अकॉर्डिंग, ना क्लोज सी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में जो आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे वो कैसे करोगे, कंसीडरेशन इन मनी यानी जो आपने पैसे में लिया है वो, प्लस वैल्यू एज पर रूल 30 एंड 31, जिसे हम रूल 4 और 5 भी बोल सकते हैं, कि आप क्या करो, जो मनी में कंसीडरेशन लिया है वो लो और उसमें ऐड कर दो वो वैल्यू जो आपकी रूल 30 और 31 दोनों में से जो भी रूल एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो आप मान लोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये दोनों रूल अभी हमें नहीं पता क्या है, इनको हम जब इनका नंबर आएगा तभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, अगर पूरा कंसीडरेशन मनी में नहीं है तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लो, ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है तो कंसीडरेशन इन मनी प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नोट इन मनी लो, वो भी अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू लो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की प्रोडक्ट की, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में आप क्या करोगे, कंसीडरेशन इन मनी प्लस जो वैल्यू एज पर रूल 30 और 31 डिटरमाइन होगी उसको आप ले लोगे एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये है हमारा रूल 27। अब बात करते हैं रूल 28 की। रूल 28 है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। यानी हमने बोला था कि अगर पर्सन रिलेटेड है तो भी वहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकती, तो ये रूल उन्हीं पर्सन के बारे में बता रहा है जो डिस्टिंक्ट हैं, यानी सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड डिफरेंट आइडेंटिटी, या फिर यानी मतलब डिफरेंट अकाउंट अगर एक ही पर्सन के हैं, और या फिर जो पर्सन एक दूसरे से किसी तरीके से रिलेशन में है, उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे। बट यहाँ पर एजेंट और जो प्रिंसिपल का रिलेशन था वो इंक्लूड नहीं है, उनके लिए सेपरेट रूल अप्लाई होगा। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्लोज ए यानी रूल 28 का क्लोज ए वो क्या बोलता है कि अगर क्या है, पर्सन जो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के हैं या फिर क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई लोगे एज पर ओपन मार्केट वैल्यू। यानी मान लो ए एक पार्टी है, उसने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन बी को बेची जो कि उसका ब्रदर है से 10,000 में,
तो अब वो रिलेटेड पार्टी हैं, तो आप 10,000 तो नहीं ले सकते, 10,000 तो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। तो ऐसे में जो उस मशीन की मार्केट में वैल्यू है, यानी अगर वो किसी और कस्टमर को बेचता, तो मान लो वो 16,000 में बेचता, तो आप जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लोगे वो 16,000 लोगे। यानी अगर पर्सन रिलेटेड है तो सबसे पहले लोगे आप ओपन मार्केट वैल्यू। फिर हमारा क्लोज बी बोलता है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप क्या लोगे, सप्लाई लोगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी की। क्योंकि देखो यहाँ पर मनी वाला केस नहीं था कि आप कंसीडरेशन मनी वाला अलग लोगे और बिना मनी वाला अलग, यहाँ पर ऐसे कोई कंसीडरेशन तो एक ही है। बात ये हो रही है कि उनके बीच में रिलेशन है। तो आप क्या करो, ओपन मार्केट अवेलेबल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की, वो लोगे एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी की भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में जो वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर रूल 4 और 5 यानी रूल 30 और 31 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू डिटरमाइन होगी उसी को आप ले लोगे एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेम है, सिर्फ एक केस बीच वाला इसमें अवेलेबल नहीं है कि आप क्या करोगे, रिलेटेड पर्सन है तो ओपन मार्केट वैल्यू लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की लोगे, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में जो भी वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर रूल 30 और 31 उसी को आप लोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ तक सेम था। एक और चीज़ है इसमें कि अगर क्या है, कोई आपसे गुड्स ले रहा है, यानी आपका रिलेटेड पर्सन आपसे गुड्स ले रहा है फॉर फर्दर सप्लाई, यानी आगे किसी और को बेचने के लिए, ऐसे में आप क्या करोगे कि जो भी प्राइस आपने चार्ज होगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, यानी लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू होगी उसका 90%, क्योंकि उसे आगे बेचना है, जिसको आगे बेचना होता है उनको हम नॉर्मल मार्केट वैल्यू से कम में देते हैं, तो जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू होगी उसके 90% को आप लोगे एज अ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यानी आपका जो रिलेटेड पर्सन है अगर वो सामान खरीद रहा है आगे किसी और को सप्लाई करने के लिए, तो ऐसे में जो भी लाइक काइंड एंड क्वालिटी की सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू होगी उसका 90% आप लोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यही था हमारा रूल 28। अब हम बात करते हैं रूल 29 की, जो कि आपका है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। 28 रूल में हमने बोला था एजेंट इंक्लूड नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन वहाँ छोड़ दिया था उनके केस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, यानी टैक्सेबल वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो ये रूल क्या बोलता है, इसका जो क्लोज ए है वो कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के, जहाँ पर जो है रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का है कि या तो आप क्या करो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर क्या करो कि आप क्या करो 90% वैल्यू ले लो। कौन से प्राइस की, जिसमें अगर आप एजेंट को ना बेचकर किसी नॉर्मल कस्टमर को बेचते जिस प्राइस में, यानी लाइक काइंड एंड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है उसकी 90%, जो हमने पिछले केस में बात की थी कि आप 90% ले लेते हो, यहाँ पर ओपन मार्केट वैल्यू थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों में ऑप्शन है कि आप क्या करो, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या तो फिर 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लो, दोनों में से आपकी मर्जी है। फिर जो आपका क्लोज बी है वो क्या कहता है कि अगर क्लोज ए के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती है, ऐसे में आप क्या करोगे, रूल 4 या फिर रूल 5 को कंसीडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। यानी दो ही क्लोज हैं, पहला कह रहा है आपके पास ऑप्शन है या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या फिर लाइक काइंड और क्वालिटी का प्रोडक्ट जो नॉर्मल कस्टमर को अगर बेचा जाता, यानी बिना रिलेटेड पर्सन को बेचा जाता, तो उसको जितने में बेचा जाता उसकी 90% वैल्यू को आप ले लो। दोनों में से आपकी मर्जी है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्लोज के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो जो भी रूल और 4 और 5 यानी रूल 30, 31 जिनका अब नंबर हो गया है उनके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू डिटरमाइन होती है उसे ले लो एज अ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। देखो मैं जानबूझकर दोनों चीज़ ले रही हूँ क्योंकि हो सकता है कई जगह आपको रूल 4, 5 लिखा मिले तो कहीं 30, 31 लिखा मिले, दोनों बात सेम है। अब इनका नंबर एक्चुअल में ये है, बट ये रूल नंबर 4 है इस चीज़ से रिलेटेड और ये इस चीज़ से रिलेटेड रूल नंबर 5 है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
ये थे आपके रूल, 3 रूल पहले। फोर्थ रूल जो आपका है रूल नंबर 30, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन 3 रूल्स को समझने की कोशिश करो। आई होप समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।